आप सब, मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा क्विकली चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर सेल। सेल क्या होता है? सेल या बैटरी थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूं। सेल और बैटरी में फर्क सिर्फ इतना ही है कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दोनों का काम बेसिकली सेम है। बैटरी सेल्स का ही कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा सेल्स की सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज सेल? इस सेल को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में, कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगातार कैरी ऑन होती है। पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होते हैं, नेगेटिव आयंस दूसरे इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट होते हैं। जिस आयन पे पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट होते हैं, यहां पे ये हायर पोटेंशियल पे चला जाता है ये टर्मिनल, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लगातार चलती रहती है। लगातार ये इन दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव पे, एक लो पोटेंशियल नेगेटिव पे, ये इसको मेंटेन करके रखती है। तो एनर्जी का सोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सेल। ठीक है। सेल को हम चार्ज पंप भी कहते हैं। ये मैंने फंडामेंटल्स ऑफ करंट में डिस्कस किया था, क्यों कहा था, या वहां पे देख चुके होंगे। तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं। अगर मैं इस सेल से सप्लाई देता हूं किसी भी बॉडी को, सपोज ये यहां पे मैंने कैपिटल R एक रेजिस्टर शो किया, इसे हम नॉर्मली लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस। लोड क्या होता है बेटा? जिसको भी आप सप्लाई देते हैं, दैट इज लोड। जैसे हम कई बार सुनते हैं गर्मी में, अरे भाई ट्रांसफार्मर चल गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कारण लोड ज्यादा हो गया था। सो लोड क्या है? जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं। आप पंखे को सप्लाई दे रहे हैं तो पंखे के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी उसकी वायर्स की, दैट इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस। आप एलईडी को दे रहे हैं, आप किसी भी डिवाइस को सप्लाई दे रहे हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? लोड। और हर लोड की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, इसलिए हम उसे लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो सपोज इस सेल को मैंने यूज किया एक लोड रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करने के लिए, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड, तो इसमें से करंट इधर फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्जेस यहां से इधर फ्लो करते हुए आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल उन पॉजिटिव चार्जेस को एब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा? अब अंदर आके यहां पर क्या होगा? विद इन द सेल वही पॉजिटिव आयंस यहां से यहां, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, यहां आयंस की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है। सेल के बाहर देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है, और सेल के अंदर देखें तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा, जब तक पाथ क्लोज नहीं होगा, करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए आपने पढ़ा होगा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब स्विच ऑफ। स्विच ऑफ, बीच में कहीं ना कहीं की लगाते हैं, की को अनप्लग करते हैं या स्विच को ऑफ कर दिया, तो सर्किट में हमने डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर दी। तो याद रखिएगा, करंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस पाथ पे करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता। बीच में ब्रेक आ जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और उसी तरह से सेल के अंदर भी करंट पक्की बात है फ्लो कर रहा होगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इसे चार्ज पंप भी कहते हैं, कि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल घूमते हुए यहां गए, इस सेल ने क्या किया? अगेन उन पॉजिटिव चार्जेस को घुमा के वापस इस टर्मिनल पे ले आए। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इनको राइज कराया, इसलिए हम इसको चार्ज पंप भी कहते हैं। ठीक है। दिस इज अ सेल और अ बैटरी। सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है और दो इलेक्ट्रोड्स हैं। डिटेल्स आप इसकी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब अल्टीमेटली हम देखें तो भैया सेल हमारे लिए एक ही काम करके देता है, इट्स अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया था, कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए हमें, स्टेडी करंट फ्लो कराने के लिए हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें देने का काम करता है ये सेल। राइट। तो वन बाय वन बेटा हम सेल्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले टर्म है ईएमएफ ऑफ अ सेल, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से, ईएमएफ ऑफ अ सेल। और दूसरी टर्म आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं वी से, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ये दो टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इट इज नॉट अ फोर्स एट ऑल, रिमेंबर इट इज नॉट अ फोर्स एट ऑल, स्टिल हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, मगर ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं है।
ये क्या है, ये ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। और आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फोर्स तो कदाचित नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है फोर्स, फिर हम इसे फोर्स क्यों कह रहे हैं बेटा? ये फोर्स मैकेनिक्स में आपने पढ़ा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, उसी के एनालॉगस वर्ड यहाँ पे फोर्स यूज किया गया, बट रिमेंबर दिस इज नॉट फोर्स। एक कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रैंडम मोशन में है, रेस्ट में तो नहीं है, बट नेट फ्लो जीरो है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे। इनको फ्लो कराने के लिए जिस एजेंट की जरूरत है, जिस पॉजिटिव फैक्टर की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो क्या है, ईएमएफ। इसलिए हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, मोटिव मतलब मोशन में लाना, और फोर्स नाम तो फोर्स दिया गया, मतलब इनको मोशन में लाने वाला एजेंसी या एजेंट जो है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट्स नॉट अ फोर्स एट ऑल, इट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए क्विकली देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल, एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ अ सेल। Potential difference across terminals of a cell in open circuit, open circuit मतलब स्विच ऑफ है, की अनप्लग कर दिया आपने। ओपन सर्किट दैट इज व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई करंट आप ड्रॉ नहीं कर रहे, जब सेल आइडल पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, या सर्किट में कनेक्टेड है तो की क्लोज नहीं किया आपने, की ओपन है, स्विच ऑफ है सर्किट, उस सिचुएशन में सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या ऐसा कहिए जो वोल्टेज अपीयर हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। तो याद रखिएगा, ईएमएफ कोई फोर्स नहीं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, राइट। नाउ व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज प्लग, तो सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया तो सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब जब करंट फ्लो कर रहा है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के टर्मिनल्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज। सो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल? Terminal potential difference of a cell is the potential drop across the terminals of a cell. Again, potential drop या potential difference across these two terminals. EMF में भी यही कहा था, but आगे की कंडीशन अलग है. It is the potential difference across terminals of a cell in closed circuit. That is when current is being drawn from the cell. जब सेल से करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या फर्क है दोनों में? क्या दोनों अलग अलग होंगे? Yes. When current is being drawn from the cell, terminal voltage is always less than the EMF. Terminal voltage is always less than the EMF. क्यों? वो अभी बताता हूं. मान लीजिए हम मार्केट से एक ड्राई सेल लेकर आते हैं. ड्राई सेल के ऊपर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट. तो वो 1.5 वोल्ट क्या है? That is EMF of the cell. 1.5 वोल्ट is the EMF of the cell. लेकिन जैसे आप उसको किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे, जब सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, अब उसमें से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं. अगर अब आप उन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि वो 1.5 ना होके 1.4 वोल्ट है, या 1.45 वोल्ट है, या 1.42 वोल्ट है, लेकिन थोड़ा सा कम है 1.5 से. सो जैसे हम सेल से करंट ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है. जब हम करंट ड्रॉ करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो जो कम होने के बाद वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज. और जब तक करंट नहीं ड्रॉ कर रहे थे, यही पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा था, उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ. जैसे ड्राई सेल की एग्जांपल दी, मार्केट से लेकर आएंगे तो 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, करंट उसमें से ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस उसका कम हो जाएगा, वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज. तो V इज लेस देन E. ये चीज आपको क्लियर हुई? हाँ, क्यों पे आते हैं? क्यों हुआ कम, क्यों हुआ, अब उस पे आते हैं. बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप. V लेस देन E क्यों है? बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप. कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है, कुछ पोटेंशियल कम हो चुका है, कुछ पोटेंशियल खर्च हो चुका है, ऐसा कहिए. There is some potential drop across internal resistance of a cell. There is some potential drop across internal resistance of a cell. अभी जब सुपर कंडक्टर्स में आपको पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो ऐसे कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं. एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे सभी मेटालिक कंडक्टर्स के साथ ऐसा होता है. 0 केल्विन पे सबकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है और सभी मेटालिक कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर बन जाते हैं. ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी.
वहां मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर सारे कंडक्टर सुपर कंडक्टर हों, एक वायर लूप मान लो बैटरी के 2 टर्मिनल से आपने कनेक्ट की, इसमें करंट फ्लो करने लगा। अगर तो ये वायर सुपर कंडक्टिंग है, आप अचानक से बैटरी के टर्मिनल से हटा के इसको क्लोज लूप बना दो, तो जो करंट एक बार सेटअप हुआ था वो चलता रहेगा 3 हफ्तों तक धीरे धीरे जीरो होगा, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक बार चार्जेस मोशन में आ गए तो वो मोशन में बने रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस होती है, इसलिए चार्जेस रुक जाते हैं। एनर्जी लगानी पड़ती है, लगातार धक्का मारना पड़ता है, लगातार वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, तो ही जाके करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर पाता है, राइट। अब दूसरी चीज ये है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां खर्च होता है, ये वर्क डन या एनर्जी पर कूलम ऑफ चार्ज है। अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, मतलब इसकी एबिलिटी है बैटरी की कि पर कूलम ऑफ चार्ज कितनी एनर्जी सप्लाई कर सकता है, 1.5 जूल ऑफ एनर्जी, 1.5 जूल ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कहां खर्च होगी, रास्ते में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ये एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो जहां जहां रेजिस्टेंस होगी वहां वहां एनर्जी खर्च होगी, वहां वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किसी भी रेजिस्टर में से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी रेजिस्टर आर में से अगर कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, तो पक्की बात है ये एंड हायर पोटेंशियल पे है, ये एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा, और इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V कितना हो जाना चाहिए, दैट इज I into R। V कह लो या डेल्टा V कह लो, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी कहिए, वो कितना होगा I into R। तो किसी भी रेजिस्टेंस R में से जब करंट फ्लो करता है I, तो उसके दोनों एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, दैट इज I into R। या ऐसा कोई यहां से यहां जाने में कुछ पोटेंशियल खर्च होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, राइट। देखिए बेटा अभी भी बताया था, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है सर्किट, तो सेल के अंदर भी ये करंट फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो इसका मतलब सर्किट क्लोज हो गया, बाहर तो करंट फ्लो कर ही रहा है, सेल के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। अगर सेल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। सेल के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, जिस कारण से भी, वो कारण भी आगे मैं डिस्कस करता हूं किसकी वजह से ये रेजिस्टेंस आती है, बट सेल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नाम से क्लियर है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को बेटा हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और नॉर्मली इसको शो कहां करते हैं, अगर ये सेल का सिंबल है तो ज्यादातर हम सेल के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टर बना देते हैं। अगर इस तरह से सेल के ऊपर कोई रेजिस्टर बना के रखा जाए तो आप समझ जाएंगे यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर हम चाहें तो सेल के सीरीज में यहां पे भी स्मॉल r को शो कर देते हैं, तो ये भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सेल के साथ ही सीरीज में शो कर दो, या सेल के ऊपर इस तरह से रेजिस्टर का एक सिंबल बना दो, ठीक है। चलिए, अगर सेल के अंदर रेजिस्टेंस R और उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, I into R। कितना आना चाहिए, I into R। तो I into R अंदर ही खर्च हो गया। अब उसकी एबिलिटी थी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देने की, वो कितना है, EMF, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा अंदर खर्च हो गया। टोटल जब तक ये ओपन सर्किट में था, जब तक करंट नहीं फ्लो कर रहा था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था टर्मिनल्स के क्रॉस, E। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने लगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। V should be equal to E minus IR। क्यों, क्योंकि टोटल क्या था, E, उसमें से कितना खर्च हो गया, अंदर ही जो खर्च हो गया, बाहर जाने से पहले अंदर ही जो पोटेंशियल डिफरेंस खर्च हो गया, वो कितना है, I into स्मॉल r। तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E minus I into स्मॉल r। ये पहला फंडामेंटल फॉर्मूला है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में कुछ बेसिक फॉर्मूले 3-4 बताऊंगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सेल्स वाले टॉपिक से जब भी कोई क्वेश्चन आए, वो इन्हीं 3-4 फॉर्मूले के बीच में आपको घूमना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए। तो पहला फंडामेंटल फॉर्मूला आ गया, V is equal to E minus IR। ये भी याद रहेगा आपको। चलिए, now this V can also be written as I into capital R, क्योंकि अंदर जो खर्च होना था सो तो हो गया। अब बाहर के लिए क्या बचा, V। तो बाहर वाला V कहां खर्च हो रहा है, अगर बाहर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट की कैपिटल R है, टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट की कितनी है, कैपिटल R। तो बाहर जितना भी वोल्टेज आई है, जितना भी टर्मिनल वोल्टेज आई है, वो कहां पे खर्च होगी, कैपिटल R के क्रॉस। ये V किसको अप्लाई कर रहे हैं, इसको। इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो पक्की बात है V should be equal to I into capital R, isn't it? So ये था रिलेशन नंबर 1, ये आ गया रिलेशन नंबर 2। अब आते हैं रिलेशन नंबर 3 पे। रिलेशन नंबर 3 में आप एक काम कीजिए, 2 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, I into capital R, फिर I into स्मॉल r को भी यहां ले आओ, तो E की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, I टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
तो ये तीन फंडामेंटल फॉर्मूले हैं आपके पास। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। E क्या है? EMF। EMF होता है वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप इन ओपन सर्किट, ये है इन क्लोज सर्किट। जब सर्किट क्लोज हुआ, अंदर से भी करंट फ्लो हुआ, अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I इंटू आर, टोटल था E में से आई आर को माइनस करो तो क्या बचा आपके पास? V। हाँ, V बाहर के लिए बचा। अब बाहर V कहां खर्च होगा? अगर सेल को छोड़ दे तो सॉरी, तो वो लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R के क्रॉस खर्च होगा। सो V शुड बी इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। इसी को उठा के इसमें पुट करो तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। भैया टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास? टोटल है ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सारा का सारा ईएमएफ कहां खर्च हुआ? करंट फ्लो करवाने में, इस कैपिटल आर में से, और सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? ईएमएफ। अगर आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, सिर्फ एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करोगे आई को तो मिलेगी टर्मिनल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ईएमएफ। तो क्या ये तीन फॉर्मूले आपको याद रह सकते हैं बेटा? देख लीजिए अच्छे से, ये तीन फॉर्मूले बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, राइट? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। तो इससे पहले कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी हो, जिसके बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं क्लास 12th में, ये अच्छे से समझना। तो अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें चाहिए हो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या पॉसिबल हो सकता है? तो यहां पर एक काम करें, इक्वेशन 2 और 3 को यूज करें। इक्वेशन 2 से करंट की वैल्यू डिटरमिन करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। वी गेट I is equal to V by R, isn't it? I is equal to V upon capital R. Yes or no? I is equal to V by capital R. Now substitute in equation number 3. Substituting in equation 3. What do we get? Let's see. हमें क्या मिलेगा? Equation 3 है E is equal to I into capital R plus small r. तो I की जगह हम लिखेंगे V by R इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, isn't it? Yes or no? तो देखिए इस V को यहां ले आओ, E अपॉन V इज इक्वल टू R by R इज 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यही होना चाहिए। Yes or no? ओके, इस 1 को यहां ले आओ, सो E अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, isn't it? सो हमें चाहिए स्मॉल r, व्हाट इज स्मॉल r इक्वल टू? स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V, EMF अपॉन टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, दैट इज लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो तीन फॉर्मूले मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ये चौथा फॉर्मूला है। यही चार बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको लेके आगे हम सारा काम करेंगे। जब जब आप सेल से डील करेंगे, ये चार आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है? सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 4, राइट? बेटा ध्यान से देख लीजिए इन तीनों फॉर्मूले को। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछिए मुझे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल्स। तो जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, ये चार फॉर्मूले, इन दोनों को रिलेट करके याद करो। नहीं याद हो रहे हैं आपको तो भी मुझे कॉल करके बताओ, तो मैं आपको कोई ना कोई ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? तो याद हो जाएंगे ये चार। आई डोंट थिंक सो इट्स सो डिफिकल्ट। वी आई आर होता ही है, वी की जगह ई आएगा तो आई इंटू आर प्लस आर हो गया, और वी ई से कम होता है। कितना कम होता है? आई इंटू स्मॉल आर कम होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल खर्च हो गया सेल के अंदर ही। इसमें से करंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की, बस उसमें से स्मॉल आर को अलग एक्सट्रैक्ट किया, तो ये चौथा फॉर्मूला आ गया, हाउ टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है? तो बेटा यहां तक हमने किया। अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेट्स सी। नंबर 1, देखो ये सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सेल या बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल के अंदर है ही है, या तो इलेक्ट्रोड है या तो इलेक्ट्रोलाइट है, और कुछ है ही नहीं।
तो ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करनी चाहिए? कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन सेंस की बात है। नेचर बदलोगे, कोई जिंक का इलेक्ट्रोड है उसकी जगह कॉपर का इलेक्ट्रोड लाओगे, या कोई और इलेक्ट्रोड लेकर आ जाते हो, कोई सिल्वर का इलेक्ट्रोड लाओगे, तो हर इलेक्ट्रोड की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी है। तो पहला फैक्टर जिस पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड, area of electrodes immersed within या inside electrolyte। कितना एरिया अंदर है, कितना ज्यादा एरिया अंदर इमर्स्ड है या कितना कम एरिया इमर्स्ड है, इस पे डिपेंड। क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा आयंस के एक्सचेंज हो पाएंगे। तो ज्यादा आयंस के एक्सचेंज होंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। एरिया कौन सा? जो अंदर है, जो, क्योंकि जो जितना एरिया अंदर होगा वहीं पे आयंस का एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, वहीं पे चार्जेस का एक्सचेंज हो पाएगा। तो ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा एक्सचेंज होगा, करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस की बात है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। राइट। तीसरा फैक्टर है बेटा सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, डिस्टेंस कितना है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो आयंस को लंबा ट्रेवल करना है, एनर्जी लूज होगी, तो पक्की बात है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जितनी ज्यादा दूर होंगे ये इतनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना करीब होंगे उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं मेटालिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है, लेकिन कौन सा एरिया? एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहां रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। एनोड एंड कैथोड भी आप कहते हैं इसको। नंबर 4, ये तीन फैक्टर्स को हमने देख लिए। अब आप सोचिए जरा फोर्थ फैक्टर क्या हो सकता है जिस पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करे। दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ, यहां मेटालिक कंडक्टर्स के ऑपोजिट है डिपेंडेंस टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मेटालिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाती थी, लेकिन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। अगर आप सेल को गर्म करोगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी बल्कि बढ़ेगी। क्यों? ये सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स में नहीं बेटा, सभी सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहा, सभी आयनिक कंडक्टर, दो तरह के कंडक्टर हमने डिस्कस किए थे, मेटालिक कंडक्टर्स एंड आयनिक कंडक्टर्स। सभी तरह के आयनिक कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस ज्यादा तेजी से मूव कर पाते हैं, आयंस की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या था? टेम्परेचर बढ़ाया, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पेरेंट एटम्स की, पॉजिटिव आयंस की, और वो तो रोक रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, वहां फ्लो करने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहां आयंस फ्लो कर रहे हैं, और यहां आयंस की एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेजी से फ्लो करेंगे, ज्यादा स्पीड में फ्लो करेंगे। ठीक है, ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें बोर्ड पे नहीं लिखी, बोर्ड पे मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, कॉमन सेंस से भी आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टिल भूल जाते हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देखिए किन फैक्टर्स पे किस किस तरह से डिपेंड करेगी इंटरनल रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड विद इन इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। राइट। हाँ, एक फैक्टर और होगा बेटा इसमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनिक कंडक्टर है, और मैंने बताया था आयनिक कंडक्टर सॉल्यूशन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेशन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा ही रखनी है, यहां पे कम रखनी है ताकि फ्रीली फ्लो करें, कोलाइड कम करें। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन इसीलिए हम यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किन किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो बेटा ये और ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये बेसिक थे सेल्स के। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में।
कि अगर एक से ज्यादा सेल्स को हम कंबाइन करें तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है कॉम्बिनेशन की। तो जब मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टर्स में पढ़े आपने, कैपेसिटर्स में पढ़े, वैसे ही कॉम्बिनेशन अब हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। और उन कॉम्बिनेशन में हमारा टारगेट क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि सेल की अपनी पहचान क्या है, सेल की अपनी पहचान बस दो ही चीजें हैं, एक सेल का ईएमएफ कितना है और दूसरा सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन में भी यही दो चीजें हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी होंगे इसके बेसिस पे, तो याद रखिएगा ड्यूरिंग चार्जिंग अभी तक हम बात कर रहे थे जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं सेल से। अब जैसे आपके बैटरीज है, इन्वर्टर की बैटरी, सेकेंडरी सेल्स जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो जब आप इसको सेल को रिचार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को बाहर किसी और सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको किसी दूसरे सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। यहां रेजिस्टर भी होगा, यहां पर भी एक वोल्टेज का सोर्स होगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, क्योंकि अब हमें चार्जेस रीस्टोर करने हैं, इसके अंदर जो एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है वो रीस्टोर करनी है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, करंट इधर से इधर आएगा और इधर से इधर जाएगा। क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो V की वैल्यू क्या होगी, V शुड बी इक्वल टू E माइनस आई आर ना होके E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां V इज ग्रेटर देन E। जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो V इज लेस देन E। जब करंट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हम चार्ज करते हैं, हम इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं, जब करंट सप्लाई कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। अगर आपको 12 वोल्ट रिस्टोर करना है तो अंदर तक 12 वोल्ट रिस्टोर कराने के चक्कर में जब आप इसको करंट दे रहे हैं तो यहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ यहां खर्च हो रहा है, तो पक्की बात आपको 12 से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में E माइनस आई आर ना होकर, सॉरी यहाँ E माइनस नहीं होगा, यहाँ E प्लस आई आर, जैसे यहाँ E माइनस आई आर था, यहाँ प्लस आई आर। किस बेसिस पे हम बता पा रहे हैं, एक तरीका तो ये देखने का कि भाई करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो साइन नेगेटिव कर दो, माइनस आई मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब यहां पे ये रिलेशन आ जाएगा आपका E प्लस आई आर, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका देखने का ये है, जब सेल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बेटा एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से, जैसे इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ एक सोर्स है और दूसरा ये सेल है, तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब कनेक्टेड है तो अब हम माइनस करते हैं, E1 प्लस E2 नहीं E1 माइनस E2, तो यहाँ V माइनस E हो गया। अब V माइनस E खर्च कहां हो रहा है, एक ही तो रेजिस्टेंस है सेल के इंटरनल, दैट इज, तो इसको माइनस E को राइट साइड ले जाओ ट्रांसपोज करके, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो याद रखिएगा व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन देन V इज E माइनस IR, व्हेन करंट इज सप्लाइड, या दैट हम ये कह रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग V is always equal to E plus IR, राइट। तो याद रहेगा आपको, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन। आपने कैपेसिटर्स में देखा है, रेजिस्टर्स में देखा है, एंड टू एंड कनेक्शन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है कि नहीं, ये आप जानते हैं पहले से, ठीक है। कैपेसिटर्स हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है, सब पे चार्ज बराबर होता है। रेजिस्टर्स हो या सेल्स हो तो सब में से बराबर करंट फ्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा टारगेट क्या है। जब मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, अगर सारे सेल्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स, E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन अप टू En। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन अप टू Rn। कॉमन सेंस की बात है, रेजिस्टेंसेस वैसे भी सीरीज में ऐड होती थी, तो रेजिस्टेंस फिर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हो या कोई और रेजिस्टेंस हो, सीरीज में रेजिस्टेंसेस हमेशा अलजेब्रिकली ऐड होती हैं, हम पहले से जानते हैं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारे लिए। हाँ, सीरीज में ईएमएफ भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे ऐड अप होके हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ देंगे, इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तब होगा जब सभी सेल्स की पोलैरिटी सेम है। अगर किसी सेल की पोलैरिटी ऑपोजिट है, मान लो बीच में E2 की पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो आप इसको E2 ना लिख के माइनस E2 लिखेंगे।
2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट लेके -2 लिखेंगे। अच्छा, क्या मीनिंग है सेम पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का? ये देखिए डायग्राम में यहां मैंने पोलैरिटी शो की है। अगर एक सेल का एंड टू एंड कनेक्शन तो देना, बट एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो उसे हम सेम पोलैरिटी कहते हैं। एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो सेम पोलैरिटी। इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2। हाँ, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से ही कनेक्टेड हो, है एंड टू एंड कनेक्शन, या ऐसा भी हो सकता था इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होता, उस केस में हम बोलते हैं इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट है या रिवर्स पोलैरिटी है। उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 ना होके E1 माइनस E2। जिसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है उसके ईएमएफ को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? क्यों लेंगे बेटा? अब आपके दिमाग में एक डाउट उठ रहा होगा, भाई अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो सेम पोलैरिटी, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ऑपोजिट पोलैरिटी, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहा होगा, वो लिटरेरी लेवल पे, फिजिक्स के लेवल पे नहीं, लिटरेचर के लेवल पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। भाई नेगेटिव नेगेटिव सेम होनी चाहिए पोलैरिटी और नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट होनी चाहिए, शायद ऐसा लग रहा हो, मगर ऐसा नहीं है। नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो ही सेम पोलैरिटी कहा जाता है। आप घरों में ड्राई सेल्स यूज करते हैं, चाहे रिमोट कंट्रोल हो चाहे कोई टॉय हो, उस सब में आप सीरीज में उनको कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे एक सेल के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट है पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना। कैसे? देखो, मान लो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, तो मैं हाई पोटेंशियल टू लो आ गया। फिर यहां से इधर क्या, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी का पोटेंशियल ए से कम है, कितना कम है? E1 कम। अब ये C है तो C का पोटेंशियल और कम हो गया, B से भी कितना कम हो गया? E2 कम हो गया। तो टोटल कितना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में? यहां से यहां तक E1 कम हुआ, यहां से यहां E2 और ड्रॉप हो गया, तो टोटल ड्रॉप कितना हो गया? E1 प्लस E2 हुआ कि नहीं? लगातार लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो रहा है। लेकिन यहां देखिए, लेफ्ट टू राइट जब मैं ट्रेवल करता हूं, यहां पे राइट टू लेफ्ट आता तो बढ़ रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कम हो रहा है। तो यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गए तो पोटेंशियल कम हो गया। कितना कम हो गया? E1 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्योंकि हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड की ओर से आ रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन जब B टू C आए तो बढ़ गया, यहां से यहां पोटेंशियल चेंज हुआ, बट कैसी चेंज है? डिक्रीज हुआ। लेकिन B टू C गए तो वापस ऊपर चला गया। मान लो ये 4 वोल्ट यहां डिक्रीज हुआ, यहां 2 वोल्ट बढ़ गया, तो नेट डिफरेंस 4 माइनस 2 होगा कि 4 प्लस 2? यहां से 4 वोल्ट नीचे आए, 4 स्टेप नीचे आए, फिर 2 स्टेप ऊपर चले गए, तो नेट डिफरेंस 2 स्टेप का रहा, 4 माइनस 2 होना चाहिए कि नहीं? तो इन दो पोटेंशियल पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस E1 माइनस E2 आना चाहिए, तो इसलिए हम इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये अलग से याद रखो सेम पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी क्या है, और ये अलग से याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इन सब के ईएमएफ का अलजेब्रिक सम। हां, किसी की पोलैरिटी रिवर्स है तो उसका साइन नेगेटिव लगा देना, बट इंटरनल रेजिस्टेंस में साइन नेगेटिव नहीं होगा। पोलैरिटी रिवर्स हो या सेम पोलैरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है सेल में से, जब सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, फिर चाहे करंट लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंसेस वैसे ही याद रखोगी, पोलैरिटी सेम हो या रिवर्स हो। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए अगर रिवर्स पोलैरिटी है तो उसके ईएमएफ के साथ आप साइन नेगेटिव लगाएंगे, राइट? याद रहेगा बेटा ये। अब इसको प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप इसको प्रूव करके दिखाएं, तो बिल्कुल सिंपल प्रूव है। फंडामेंटल फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR, बस उसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपके सामने डायग्राम में दो सेल्स जिनके ईएमएफ हैं E1 और E2 और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं स्मॉल r1 स्मॉल r2, इनको सीरीज में कनेक्ट करके दिखाया, एंड टू एंड कनेक्ट किया। सपोज ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर आता है, नेगेटिव में एंटर करता है, तो दोनों सेल्स में से करंट सेम फ्लो कर रहा है, राइट? दोनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस आपके सामने, दोनों के ईएमएफ आपके सामने। अगर ये पॉइंट्स है A और B, तो A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल E1, और B और C का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ E2, और पूरा A और C के क्रॉस टर्मिनल A और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 1, ये टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल 2, और ये टोटल टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू सेल्स। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1, तो V का फॉर्मूला था E माइनस IR, तो E1 माइनस I इंटू R1 होगा, क्योंकि सेल 1 का ईएमएफ E1
और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। सिमिलरली टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 2 VBC, VBC किसके इक्वल होना चाहिए? E2 minus I into R2, isn't it? Similarly across the whole combination टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? VAC, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, टू एंड्स के अक्रॉस, that should be E minus IR। बट अब E कौन सा? क्योंकि अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो अब E इक्विवेलेंट और स्मॉल r भी इक्विवेलेंट। फॉर्मूला सेम है तीनों में, E माइनस I, ठीक है? हम जानते हैं सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेजेस ऐड अप होती हैं कि नहीं? तो इसका मतलब दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। बस वही लॉजिक यूज किया, VAC इज इक्वल टू VAB प्लस VBC। अच्छा, VAC क्या है? ये E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट, और VAB प्लस VBC इन दोनों को ऐड करो तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 आएगा कि नहीं? लेफ्ट साइड पे भी दो टर्म्स है 1 एंड 2, राइट साइड पे भी दो टर्म्स है, दोनों के बीच में साइन नेगेटिव है। राइट साइड में सेकंड टर्म में आई है तो लेफ्ट साइड में भी सेकंड टर्म में आई है, तो कंपेयर कीजिए दोनों साइड्स को। अगर दोनों साइड्स को हम कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? E1 प्लस E2 आएगी कि नहीं? और स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो I के साथ है R1 प्लस R2, तो स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? R1 प्लस R2 आनी चाहिए। तो बस हो गया प्रूफ। हाँ, यहां प्रूफ किया दो सेल्स के लिए, बट पैटर्न दिख रहा है आपको? 3 सेल्स होते तो प्लस E3, 4 होते प्लस E4। तो इसी पैटर्न को हम जनरलाइज कर सकते हैं। सो सिमिलरली फॉर n सेल्स इन सीरीज, इसको छोड़ दो, अगर n नंबर ऑफ सेल्स है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये आ जाएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का ये आ जाएगा। ठीक है? तो ये बात आपको समझ आई बेटा? तो अगर आपको प्रूव करने को कहा जाए इस तरह दो सेल्स कनेक्ट करो, वही B is equal to E minus IR वाला फॉर्मूला यूज करो, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन। बस इस फॉर्मूले को यूज करके आपको ये दो मिल जाएंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, हम इस, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, इसी पैटर्न को जनरलाइज करें तो ये फॉर्मूले आ गए। ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? अब अगर सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मीनिंग ये भी है कि E1 और E2 और E3 सो ऑन ये सारे के सारे इक्वल हैं अप टू En, सबका EMF कितना है? E, क्योंकि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबकी बराबर होगी, सो ऑन अप टू R, एंड सब किसके इक्वल है? R। तो किस क्या होगा? E प्लस E हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो इक्विवेलेंट EMF कितना आ जाना चाहिए? n into E आ जाएगा कि नहीं? तो अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा n टाइम्स E। अब मार्केट से ट्राई सेल लेके आ रहे हैं 1.5 वोल्ट का, दो सेल सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा 3 वोल्ट, 3 कनेक्ट करोगे 4.5, 4 कनेक्ट करोगे तो 6। ठीक है? ये चीज क्लियर हो रही है? n टाइम्स, दो कनेक्ट किया तो 2 into 1.5, 3 कनेक्ट किए 3 into 1.5, 4 कनेक्ट किए तो 4 into 1.5, दैट इज 6 वोल्ट। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? n into R। So this is सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस? हाँ, पोलैरिटी का ध्यान रखना, रिवर्स पोलैरिटी है तो इसके ईएमएफ को आपने नेगेटिव लिखना ही लिखना है, राइट? अब यहां पे एक चीज और आपको बता देता हूं, ये पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है किसमें क्वेश्चन आया था। If there are total m number of cells, if there are total m number of cells, they are connected in series. M number of identical cells are connected in series. But out of these m, n are connected in reverse polarity. Out of these m, n are connected in reverse polarity. Then what should be the value of current through the combination? अभी अभी हमने करंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, E is equal to I into capital R plus small r। तो पक्की बात है I क्या होना चाहिए? E by capital R plus small r, isn't it? ये तब जब सेल एक है। अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं तो E इक्विवेलेंट और स्मॉल r इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब टोटल सेल्स कितने हैं? m नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर तो m के m हमने सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किए होते तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाता m into E। बट यहां पे ये कहा कि m में से n सेल्स की पोलैरिटी ऑपोजिट है, n सेल्स की पोलैरिटी ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोलैरिटी। तो बचे कितने यहां पे?
जब n की पोलैरिटी ऑपोजिट है, m माइनस n, तो m माइनस n सेम पोलैरिटी के साथ है, तो इनका ये ईएमएफ आ गया m माइनस n e, जो n जिनकी पोलैरिटी ऑपोजिट है उसका ईएमएफ क्या होगा n e, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि जब पोलैरिटी ऑपोजिट होती है तो माइनस करते हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा m माइनस ट्वाइस n e, e को कॉमन ले लो। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहेगी, स्मॉल r इक्विवेलेंट वही रहेगा, टोटल m है तो m इंटू r, ठीक है। अब लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो करंट क्या हो जाना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू m माइनस ट्वाइस n e अपॉन कैपिटल R प्लस m इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, बट ये इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, वहां पे एक ऑप्शन था m माइनस n इंटू, अक्सर बच्चों को लगता है m माइनस n इंटू ई होगा, शायद n सेल्स की पोलैरिटी ऑपोजिट है। वो तब होता जब m अलग होते और n अलग से एक्स्ट्रा आप ऐड करते, टोटल सेल्स m प्लस n होते। बट अब ऐसा नहीं है, टोटल m ही है, m में से n की पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो m माइनस n की पोलैरिटी सेम है, तो m माइनस n का ईएमएफ आ गया m माइनस n e, और इनका आ गया n e, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ये आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन हमें डिटरमिन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ही इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे भी बहुत सारे सेल्स होंगे तो क्या होगा, दो सेल्स होंगे तो क्या रिलेशन होगा, सब डिटरमिन करके देखेंगे। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं अगेन सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स को लेकर। तो यहां मैंने डायग्राम में आपके सामने दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की V सेम होता है। कैसे, क्यों? क्योंकि पैरेलल का मतलब है व्हेन सर्किट एलिमेंट्स या जो भी पैरेलल में है, रेजिस्टर कैपेसिटर जो भी, व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स। सेल 1 भी A और B के क्रॉस कनेक्टेड है, सेल 2 भी A और B के क्रॉस कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में हो गए। अब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स्ड होगा, और वही क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगी दोनों सेल्स की। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों सेल्स की टर्मिनल वोल्टेज सेम है, राइट। सीरीज में करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग थी, दोनों को ऐड करते टोटल वोल्टेज आ गई, लेकिन पैरेलल में करंट अलग अलग होगा, दोनों पाथ पे करंट अलग अलग फ्लो करेगा। सपोज इस पाथ पे फ्लो कर रहा है I1, इस पाथ पे फ्लो कर रहा है I2, तो मान लीजिए टोटल करंट है I। ऑफ कोर्स I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल। जैसे यहाँ टोटल वोल्टेज इन दोनों वोल्टेजेस का सम थी, इस केस में टोटल करंट इन दोनों करंट्स का सम होना चाहिए। तो सबसे पहले करंट के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने यहां यूज किया। वी नो दैट V is equal to E minus I into small r. This implies that यहां से I की वैल्यू निकालो, इस IR को लेफ्ट साइड लाओ, V को राइट साइड, तो राइट साइड में आ गया E minus V, लेफ्ट साइड पे आएगा I into R, बाद में से R को नीचे ले आओ तो E minus V upon R, तो ये करंट का फॉर्मूला आएगा। वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V is equal to E minus IR, लेकिन अब उसमें से I को हमने अलग एक्सट्रैक्ट किया। तो दिस इंप्लाइज दैट अब सेल 1 से करंट है I1, तो I1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, E1 माइनस V अपॉन R1। V सेम है दोनों के लिए, पैरेलल में V सेम है इसलिए V के साथ V1 नहीं लिख रहे। I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए जरा देखो, दैट शुड बी E2 माइनस V अपॉन R2, इजंट इट, E2 माइनस V अपॉन R2। एंड नेट करंट, टोटल करंट I, टोटल करंट I, अगर मैं टोटल करंट की बात करूं I, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ अब क्या होगा E टोटल, E इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन माइनस V, V तो सेम है कॉम्बिनेशन के लिए भी, अपॉन R इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये होना चाहिए कि नहीं, फॉर्मूला सेम है, E माइनस V बाय R। सेल 1 के लिए करंट, सेल 2 का करंट और टोटल कॉम्बिनेशन का करंट। जैसे वहां सेल 1 की टर्मिनल वोल्टेज, सेल 2 की और टोटल टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया था, बाद में इनको ऐड किया था। यहां पे बेटा क्या ऐड हो रहा है, करंट, ये करंट I1, ये करंट I2, दोनों ऐड अप होके क्या दे रहे हैं, करंट I। सो ऑल्सो या वी नो दैट, कॉमन सेंस की बात है, आगे चल के एक लॉ भी पढ़ेंगे आप, किरचॉफ्स लॉ, उसमें भी यही है जंक्शन लॉ में, करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। बट हम कॉमन सेंस से जानते हैं, अगर यहाँ करंट I आ रहा है, दो हिस्सों में बढ़ रहा है, पक्की बात है इन दोनों करंट्स, ये दोनों करंट कितने कितने हैं, I1 एंड I2, और यहां ये दोनों I1 I2 प्लग होके I1 के आगे जा रहे हैं, तो पक्की बात है I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, इजंट इट? ओके,
अब हम आई का फॉर्मूला लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे आई का फॉर्मूला दैट इज ई इक्विवेलेंट माइनस बी अपॉन स्मॉल आर इक्विवेलेंट। राइट साइड पे क्या आएगा जरा देखते हैं, दिस प्लस दिस E1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस बी अपॉन R2, राइट। अगर हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो हमें राइट साइड को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। अगर हम उसको इस पैटर्न पे लिख पाए समथिंग माइनस बी अपॉन समथिंग, तो हम दोनों साइड्स को कंपेयर करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर राइट साइड भी ऐसी होगी तो डिनोमिनेटर R इक्विवेलेंट होगा, न्यूमरेटर में V को छोड़ के जो जिसमें से V को माइनस किया जा रहा है तो ये वाली टर्म क्या होगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी। तो हमारा एक टारगेट रहेगा राइट साइड को इस फॉर्म में लेकर आना। उसके लिए कैसे लाएंगे जरा देखते हैं। क्या हम लिख सकते हैं इसको E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V इंटू 1 by R1 प्लस 1 by R2, क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? देखिए E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R1 माइनस V by R2, तो माइनस V को कॉमन ले लिया मैंने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, isn't it? फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व किया, माइनस V इंटू न्यूमरेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर में यहां पे भी क्या आ गया R1 R2, है डिनोमिनेटर राइट साइड में दोनों टर्म्स का सेम आ गया। बट टारगेट क्या है? टारगेट है इस फॉर्म में लाना, समथिंग माइनस V अपॉन समथिंग, तो V को अकेले रखना। तो V के साथ जो है उसको अगर आप कॉमन ले लो, सो दिस इज इक्वल टू V का जो कोफिशिएंट है R1 प्लस R2 V का कोफिशिएंट है बेटा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, हमने इसे कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेते ही अंदर क्या आएगा यहां से, भाई इसमें तो R1 प्लस R2 था ही नहीं, हमने कैसे कॉमन लिया? डिनोमिनेटर तो था, इसको तो कॉमन लिया है, न्यूमरेटर में तो ये था ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अगर हम इसी फैक्टर से, तो जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर बाहर आ गया तो डिवाइडेड वाला वो अंदर रहा R1 प्लस R2। क्या वैसे देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो वापस ये आ जाएगा, isn't it? ओके, माइनस क्या बचा V, सिर्फ V बचा सेकंड टर्म से, बाकी सब तो हमने कॉमन ले लिया, isn't it? yes or no? अब इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आओ। Now this implies that, अब ये फाइनल स्टेप है जिसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स की। लेफ्ट साइड पे है E इक्विवेलेंट माइनस B अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट, ये वाली चीज। और ये राइट साइड जो है इसको मैं लिख सकता हूं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ध्यान से देख लेना R1 प्लस R2 है, इंटू नहीं है, माइनस B होल डिवाइडेड बाय, इसको ढाके अगर डिनोमिनेटर में लाऊं तो इसका रेसिप्रोकल लाऊंगा कि नहीं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यस और नो? देखिए अच्छे से देखिए इसमें क्या किया हमने, I1 की वैल्यू निकाली उसी फॉर्मूले से जो पहले से यूज करते आ रहे हैं, फिर I2 की वैल्यू निकाली, I1 और I2 की वैल्यू निकालने के बाद टोटल I भी हमने उसी फॉर्मूले से निकाली और लिखा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वैल्यूज पुट की। फिर उसके बाद एक ही कोशिश की कि राइट साइड को लेफ्ट साइड वाले पैटर्न पे लिखा जाए और अल्टीमेटली हम उसमें कामयाब हुए, हम इसको लिख पाए। अब हम क्या करेंगे, बस दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो क्या आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो कंपेयरिंग both sides, what do we get? We get, देखिए जरा दोनों साइड्स को कंपेयर करके E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिर्फ दो सेल्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है। एंड स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये देखो दैट इज R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। ऐसा फॉर्मूला कहीं और पढ़ा आपने? यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सिर्फ दो रेजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो देखिए, जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, हम डिटरमिन कर रहे हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कोई नए फॉर्मूले नहीं है, वही फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी सीरीज पैरेलल में आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मल रेजिस्टर्स के लिए भी वही अप्लाई किए थे, सेल्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी वैसे ही रहेंगे। तो अब एक्स्ट्रा जो आपके दिमाग में सेव करना है वो है सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूले। हाँ, डेरिवेशन याद रखनी है, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या है, याद रखने वाला, मेमोराइज करने वाला, सिंपली इक्विवेलेंट ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला है, वैसे भी दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाओ तो यही फॉर्मूला आता है, राइट? ओके, तो हम डिटरमिन कर पाए सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बट क्या इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं? क्या n सेल्स के लिए कोई पैटर्न बन सकता है? सोचिए जरा, नहीं बन सकता। E1 R2 प्लस E2 R1, अगर तीसरा होता तो क्या करते? E3 को किससे मल्टीप्लाई करते? चौथा होता तो क्या करते? पांचवा होता तो क्या करते? क्या लिखते डिनोमिनेटर में? क्या लिखते? डिनोमिनेटर में तो पैटर्न बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन अप टू Rn, बट न्यूमरेटर में कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो यहां इक्विवेलेंट ईएमएफ का n सेल्स के लिए अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला आया है वो सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स के लिए आया है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम उसको जनरलाइज कर पा रहे थे, बट पैरेलल में हम जनरलाइज नहीं कर पा रहे, बट हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। सबसे पहले R इक्विवेलेंट के लिए तो देखो, यहां से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इसको डिवाइड करके देखो, ये 1 बाय R2 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आ रहा है। देयरफॉर सिमिलरली आगे करते हैं, इसको जनरलाइज आगे करते हैं अगले स्टेप में। अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लिख दिया और R पैरेलल में यही फॉर्मूला होता है, 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब अगर आप E इक्विवेलेंट को स्मॉल r इक्विवेलेंट से डिवाइड करके देखो, इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या है? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसको डिवाइड करके देखो, दिस इंप्लाइज दैट E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1, डिवाइड करके देखो, E1 बाय R1 प्लस इसको भी डिवाइड करो इससे, E2 बाय R2 आ रहा है। क्या अब कोई पैटर्न बन रहा है? देखो पैटर्न बन रहा है कि नहीं? अच्छे से देखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अगर थर्ड सेल भी होता तो प्लस E3 बाय R3, सो ऑन अप टू En अपॉन Rn। सिमिलरली for n cells in parallel, n cells in parallel, अगर n cells को हम पैरेलल में कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 सो ऑन अप टू En अपॉन Rn। यही आ रहा है। तो देखो पैरेलल में बेटा E इक्विवेलेंट का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है n सेल्स के लिए। किसका फॉर्मूला है? E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कैसे डिटरमिन करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, R इक्विवेलेंट को उठा के राइट साइड ले जाएंगे। R इक्विवेलेंट का अलग से आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंड R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इसको दिस वन हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं। देखो जरा, पैरेलल के लिए वैसे भी यही होता है। So 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 so on up to 1 upon Rn। ठीक है? तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला था? देखो रेजिस्टेंसेस के लिए तो याद नहीं रखना, छोड़ो, ये पहले ही पता है पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए। हाँ, सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में E1 plus E2 so on up to En, और अगर पैरेलल में हुए, हाँ पैरेलल की बात करें, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज E1 by R1 प्लस E2 by R2 so on up to En upon Rn। और सीरीज के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, E इक्विवेलेंट इज E1 plus E2 so on up to En। ठीक है? तो ये याद रहेगा आपको।
तो बस यही था बेटा आज की क्लास में, आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। बस ये देख लेते हैं, अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, दैट इज व्हाट डज इट मीन आइडेंटिकल सेल्स का, दैट इज E1 is equal to E2 so on up to En, that is equal to E and small r1 is equal to small r2 so on up to small rn, that is equal to r। तो सब सेल्स आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ स्मॉल ई, सबका ईएमएफ ई और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले 1 by r equivalent is 1 by r plus 1 by r so on up to n times, तो ये हो जाएगा n by r, that simply means r equivalent should be equal to r by n। वैसे भी अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही आती है, r upon n आती है कि नहीं, याद करो, राइट। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब बारी आई E इक्विवेलेंट की, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो नहीं है हमारे पास, E इक्विवेलेंट अपॉन स्मॉल r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है which is E1 by r1 plus E2 by r2 so on up to En upon rn, यही होता है। हाँ, अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं तो 1 2 तो लिखेंगे नहीं हम, E by r plus E by r plus E by r, how many times, n times हुआ कि नहीं, तो राइट साइड आ जाएगी n times E by r, isn't it। अब E इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, n times E by r, इस स्मॉल r इक्विवेलेंट को यहां ले आओ, और स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी है, into r by n, r कैंसिल हो गए, so E equivalent is just equal to E। तो याद रखिएगा, अगर आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ ठीक उतना ही होगा जितना एक सेल का ईएमएफ था, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं आइडेंटिकल सेल्स को तो n सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बेटा n into E। हाँ, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, जस्ट E, जितना एक का इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ठीक है बेटा। तो ये थे आज सेल्स के फंडामेंटल हमने डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट और कुछ आगे के टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।